आयु के मुख्य पेड़ पौधा 16 से लेके आयु के मुख्य पेड़ पौधा 16 से लाइन होगा, वहां से लेकर ये का देवता बॉक्स है ना, बॉक्स में बना बॉक्स छठी अनुसूची में क्या हो जाएगा? तो छठी अनुसूची में 4 राज्य को विशेष राज्य का यानी पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को विशेष राज्य के बारे में बताया गया, जो कि छठी अनुसूची में, जिसमें से कौन कौन सा राज्य होता है और जान लीजिए, ठीक है। और अभी तक का समझिए कि सबसे ज्यादा अनुसूची से रिलेटेड प्रश्न यदि पूछा गया होगा तो वो अनुसूची 6 ही होगा, इसलिए क्योंकि पूछा जाता है निम्न में से कौन से राज्य है जो छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और उसमें दे देता है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ऐसे करके देता है। अब ऑप्शन में फंस जाते हैं, तो ऐसे करके सभी लोग को याद होता है AMTM, यानी कि बात करें 4 राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और मणिपुर एक ऑप्शन में डाल देता है जानबूझ के, ठीक है। क्या हुआ? आज भी सेट में था ना, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं आज भी गलत भी हुआ होगा बहुत सारे लोग का, किन्हीं का नहीं हुआ गलत हुआ है। चलिए, होता है ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन में जो भी दे दे, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों को जो है विशेष राज्यों का दर्जा किसमें है? छठी अनुसूची में। बात करते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है, तो सीधे सूची बोल देते हैं। भाषा में जब पूछ दे तो सुन लीजिए, केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा जो है क्यावीं अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, आपका कहाँ ध्यान है? हेलो, आपका सुन रहे हैं? नहीं, क्यावीं अनुसूची अभी पूछ रहे थे, कोई लोग नहीं बोलिएगा। छठी 7वीं अनुसूची में क्या बताए? ध्यान नहीं ना था यहाँ पे, थोड़ा सा माइंड को यहाँ रखा जाए। अभी बता रहे, बाद में जो भी डिस्कस करना होगा बाद में कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। 7वीं अनुसूची में बताए केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन जो है 7वीं अनुसूची हो जाएगा। 8वीं अनुसूची बताइएगा, तो भाषा, और बात करते भाषा में वर्तमान में कुल कितना भाषा? 22, और मूल संविधान में कितना भाषा? 14। 14 के बाद 15वां भाषा कौन था? हिंदी, जिसे कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। और बात करते सिंधी के बाद 3 भाषा को एक साथ जोड़ा गया था, कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन भाषा? KMN, ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत सारा लॉजिक है, याद रखते हैं। KMN यानी K से कोंकणी, M से मणिपुरी, N से नेपाली, ये 3 भाषा को क्या संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और इसके बाद यदि बात करते 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषा को? 4 भाषा को। कौन कौन सी भाषा को? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, यानी BDMS, ध्यान रखिएगा। ये भी ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत नहीं जोड़ा गया था? तो आपको चारों पता रहना चाहिए ना। इसके लिए BDMS यानी B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से संथाली, यानी ये चारों भाषा क्या में संविधान संशोधन में? 92वां 2003 के तहत, 2003 के तहत, ठीक है। अब ऐसे बोलेंगे ना बार बार, कोई भी चीज को अगर किसी भी चीज को बोलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। BDMS, ठीक है। आगे आपको बताना है भारत का अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करते हैं। किस आर्टिकल में बताया गया है? अटॉर्नी जनरल पूछ रहे हैं हम, कैग नहीं पूछ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, कितना? 76। और अटॉर्नी जनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महान्यायवादी ना, सॉरी, महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी किस आर्टिकल में हो जाएगा? 76। और महाधिवक्ता की यदि हम बात करते हैं तो 165, अनुच्छेद 165, यानी केंद्र में बात यदि करेंगे तो महान्यायवादी, और राज्य में यदि बात करें तो महाधिवक्ता हो जाएगा। और कैग के बारे में कल भी बताए थे, कैग का नियुक्ति कौन करते हैं? किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करते हैं? 148 के अकॉर्डिंग करते हैं। और कैग जो है अपना काम जो यानी कैग 149 के तहत अपना रिपोर्ट 50 के तहत, ठीक है। आगे आपको बताना है बताइएगा, लसिका फाइलेरिया को जो है आमतौर पर किस नाम से जानते हैं?
जी, हाथी पांव के रूप में भी जाना जाता है आमतौर पर। ठीक है, आगे बताना, यह जो है किसके कारण होता है? कृमि के कारण होता है, जिसका नाम बताना है। बुचेरिया बेनक्राफ्टी। कौन हो जाएगा? बुचेरिया बेनक्राफ्टी कृमि के कारण जो है फाइलेरिया, जिसको क्या बोलते हैं? हाथी पांव भी बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है, ब्रिटिश लिबरल राजनेता जो है चार्ल्स वुड ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को वुड डिस्पैच भेजा था। कब भेजा था? 1854। यानी वुड डिस्पैच को जो है शिक्षा का क्षेत्र में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी चार्ल्स वुड के सिद्धांत को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कब भेजा था? ये 1854 में। किसको भेजा था ये पत्र? लॉर्ड डलहौजी ना, उसमें डलहौजी थे ना। बताइए, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक? 1848 से 1856 तक हो जाएगा। ठीक है, रुकिएगा एक मिनट, आप खड़े होइए तो उधर। हेलो, आप ही को बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। बात कर रहे थे ना आपस में, बोलिए यस या नो कर रहे थे ना। अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? नहीं पता, बोलिए। क्लास में बैठे हैं तो कम से कम क्लास में रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय थोड़ा सा कम मिलता है। जितना ही देर समय मिलता है उतना देर कॉन्शस रहेंगे ना। बात करने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल बताइए कब से कब तक? 1848 से 56 तक है। 5 मिनट आपको खड़ा रहना है पनिशमेंट में। ठीक है, बताइएगा चार्ल्स वुड के सिद्धांत बताइएगा कब आया था? उनसे पूछ रहे थे, बताइए कब आया था? नहीं याद है ना? अभी बताइए कितनी बार बोल के निकले हैं? ठीक है, क्या फायदा? क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में? रिजल्ट की उम्मीद से आया है ना, रिजल्ट की उम्मीद से आया है। यदि काम ही नहीं करेंगे तो कैसे रिजल्ट होगी? तो सोचिए अपने बारे में भी। ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? कुछ सुनेंगे ही नहीं। बैठिए, अगले दिन से अगर नहीं बताइए खड़ा करके छोड़ देंगे कंटिन्यू। जिस समय देखेंगे बात करते आपस में, बस एक ही विकल्प है, बैठ जाइए। क्या हुआ? चार्ल्स वुड के सिद्धांत को ही बोला जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जो कब आया था? 1854 में। और इसी के रिपोर्ट पे आधारित एक आया था, एक जिसको बोलते बिल आया था, यानी कि बोले तो 1882 में आया था शिक्षा के लिए, जिसको हम बोलते बताते हैं, आपको हिंट कर रहे हैं, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आयोग के नाम से संबंधित है, हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग बात करते हैं। ये हंटर आयोग का संबंध था जालियांवाला बाग हत्याकांड से। और एक हंटर कमीशन या आयोग, कमीशन का हिंदी भी आयोग ही होता है, और उसका भी संबंध, उसका संबंध शिक्षा से होता है। यानी हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? 1882, जिसका संबंध किससे होगा? शिक्षा से। और शिक्षा संबंध ये किस पे आधारित था? तो चार्ल्स वुड के सिद्धांत पे आधारित था, यानी उसी के रिपोर्ट पे आधारित जो आया था। कौन? तो हंटर कमीशन, जो कब? 1882 में। अब बताना है किसके द्वारा लाया गया था वो? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1880 से लेकर 1884 तक है। तो देखा, भारत के उद्धारक की संज्ञा जो है किसे दिया गया है? लॉर्ड रिपन को दिया गया भारत के उद्धारक की संज्ञा। ठीक है, आगे बताना आपको भारत के उद्धारक लॉर्ड रिपन, और इसके साथ साथ ये बताना किसके द्वारा दिया गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है भारत का उद्धारक किसे कहा गया है? लॉर्ड रिपन को कहा गया। मतलब स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बताना, सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया गया था। 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और 21 वर्ष से घटाकर 19 किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, यानी उससे पहले ही कर दिए थे। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल बता दीजिए। 1876 से 1880, और इसी बीच में लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को जो है 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था। और फिर आगे चल के लॉर्ड रिपन आए, तो उनको सीधा सीधा लगा कि अगर हम सिविल सेवा में यदि भर्ती कर रहे हैं, कोई 19 साल के लोग हैं, तो समझ लीजिए सीधा सीधा वो मैच्योर नहीं होंगे, नहीं है तो फिर क्या डिसीजन लेंगे, इसलिए जो उसको फिर से बढ़ाकर कितना कर दिए? 21 कर दिए। ठीक है, आगे आपको बताना है स्थानीय स्वशासन का जनक
लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। वे प्रेस के पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है कौन था? लॉर्ड लिटन। और कौन सा एक्ट लाया था प्रेस से संबंधित? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। बताइएगा किस पत्रिका को टारगेट करके लाया गया था? किस पत्रिका को टारगेट करके लाया गया था? मतलब क्या हुआ कि इस पत्रिका को नहीं चलने देंगे। सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। और किस लिए लाया था ये? तो ये जो स्थानीय भाषा में जो समाचार पत्रों का प्रकाशन जो होता था उस पे बैन लगाने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। ध्यान रखना है, हम बताते हैं, सारा बात बता रहे हैं आगे। पायनियर अखबार जो है उसका समर्थन करने वाला था। यानी पायनियर का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? अगुआ, अग्रणी जिसको बोले थे, यानी आगे आगे जो चलता है। आप सभी गांव से बिलोंग करते होंगे, देखते हैं धान का बीज जब आता है उसमें रहता है पायनियर धान का बीज, जानते हैं ना? उसका मतलब क्या होता है? अग्रणी, यानी आगे आगे चला, यानी ज्यादा उपज वाला बेहतर फसल की बात करते हैं। वही अग्रणी की बात करते हैं, यानी कि आगे आगे जो चल रहा था वो कौन सा अखबार था? पायनियर अखबार था। यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाला अखबार पायनियर था। अब आपको बताना है एकमात्र पत्रिका ऐसी थी जिसने रातों रात अपने प्रकाशन की भाषा को चेंज कर दिया था। कौन हो जाएंगे? अमृत बाजार पत्रिका। और आगे आपको ये भी बताना है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। एक नाम तो सभी लोग को याद है, शिशिर कुमार घोष। इनके साथ साथ एक नाम और याद रखिएगा, पंडित मोतीलाल घोष। ठीक है, मोतीलाल घोष, यानी शिशिर कुमार घोष के साथ साथ कौन व्यक्ति थे? मोतीलाल घोष भी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि हम एक बार असाइनमेंट्स में गलत कर चुके हैं इस प्रश्न को, और खास करके मोतीलाल घोष को नहीं जानने के कारण। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात एग्जाम में सीधा दिखा है, असाइनमेंट्स में बताते हैं 2446 वाले मेंस में ये प्रश्न था, मैचिंग टेस्ट में दिया हुआ था। सीधा सीधा इधर अमृत बाजार 4 पत्रिका दिया हुआ था, एक ही बार नजर पड़ा अमृत बाजार पत्रिका पे, दिख गया इधर शिशिर कुमार घोष के जब मोतीलाल घोष। सोचे यही तो गलत है, फाइंड करना था इनमें से कौन सा जो है हाँ कथन गलत है, गलत को चुनना था। आप सोच लीजिए उसमें एक बार में टिक करके चले आए। जबकि जानते हैं एसपीडी में बीच में एक जगह बुक का नाम सब दिया हुआ है और वहां पे शिशिर कुमार घोष के बगल में मोतीलाल घोष भी दिया हुआ है। हम पढ़ते समय घेर के भी गए थे, आने के बाद फिर से उस पर नजर पड़ता है तब जाके लग गया ये। इसलिए जहाँ पे 2 राइटर है उस चीजों को भी हमें ध्यान रखना है, क्या है नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन कौन हो जाएंगे? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, दोनों ध्यान रखना है। छोड़ दें, होमवर्क लिखवाइए पहले। होमवर्क लिखवाने के बाद OMR शीट दीजिएगा। होमवर्क क्वेश्चन के पीछे में लिखेंगे सभी लोग, ठीक है? OMR शीट मिलने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं सभी लोग, अपना अपना एमओ देखने के चक्कर में मेरा कौन गलत हुआ सही हुआ। तो पहले होमवर्क लिखवा दीजिए। क्या इसका डिटेल नंबर कर लीजिए ना, 3 कर लीजिए ना, 3 दिन से चल रहा है नहीं चला, क्या हुआ जो कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कल आज का।